Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss about biology and service of mankind, and then we discuss about preventive measures of diseases. Biology and service of mankind. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम डिजीज़ को डिफरेंट बियोलॉजिकल मेथड के ज़रिए क्या करते हैं, रोक सकते हैं। उसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि एफिड को किसके ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, वेस्प के ज़रिए। इसी तरह कहता है कि कुछ बैक्टीरिया भी हैं जिसको हम किसके तौर पे यूज़ करते हैं, एज अ बायो पेस्टिसाइड्स। ठीक है, बैक्टीरिया को किसके तौर पे यूज़ करते हैं, एज अ बायो पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड किसे बोलते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो किसको किल करती है, पेस्ट को। साइड्स का मतलब होता है किल, और पेस्ट बोलते हैं कीड़े मकोड़े को। कोई भी चीज़ जो पेस्ट को किल करेगी उसे हम क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड। बायो पेस्टिसाइड से मुराद है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए किसको किल करेंगे, पेस्ट को। तो कहता है कि बैक्टीरिया के किस तौर पर काम होते हैं, एज अ बायो पेस्टिसाइड्स। देन इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। कहता है प्लांट्स की डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए कोई भी इफेक्टिव जो मेथड यूज़ करते हैं, उस मेथड को हम किसका नाम देते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। ठीक है, कहता है इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अ पार्टिकुलर डिजास्टर डिजीज़ और ऑल कॉमन डिजीज़ ऑफ plants can be achieved by using all relevant appropriate method of disease control। कहते हैं प्लांट्स की कोई भी डिजीज़, ठीक है, प्लांट्स की कोई भी डिजीज़ कॉमन हो या डिसास्टर्स बोलते हैं कि तबाहकुन। ठीक है, जैसे ये टिड्डी दल आई हुई है जनूबी पंजाब में, सिंध में। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के जो भी हम पार्टिकुलर मेथड यूज़ करेंगे या जो इफेक्टिव हो, उस अप्रोच को, उस मेथड को हम किसका नाम देते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। दैन एक टर्म है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। कहता है कि इस चीज़ का पता लगाना बहुत मुश्किल है कि प्लांट्स को कौन से न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर है और कौन से उनके लिए हार्मफुल है। कहते हैं इसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। कहते हैं सॉइल इज़ अ कम्प्लेक्स मीडियम। कहते हैं सॉइल क्या है, ज़मीन क्या है, एक कम्प्लेक्स मीडियम है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। It is almost impossible to conduct experiment on nutrients requirements of plant by growing them in soil। कहता है इसलिए हम प्लांट्स को ज़मीन में ग्रो करवा के ये नहीं मालूम कर सकते कि ये वाला न्यूट्रिएंट उसके लिए बेनिफिट है या नहीं है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को यूज़ करते हैं। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इज़ यूज टू टेस्ट वेदर अ सर्टेन न्यूट्रिएंट इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट्स आर नॉट। कहते हैं इसलिए हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को यूज़ करते हैं किस मकसद के लिए, ताकि पता चलाया जा सके कि ये सर्टेन, ये एक मखसूस जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। कहता है इन दिस टेक्निक द प्लांट्स आर ग्रोन इन अरेटेड वाटर टू विच न्यूट्रिएंट्स मिनरल सॉल्ट हैव बीन एडिड। कहता है इसलिए इस टेक्निक में प्लांट को हम किस में उगाते हैं, अरेटेड वाटर में। ठीक है, वाटर में ग्रो करवाएंगे और वाटर में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे। ठीक है, किस मकसद के लिए ऐड करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि ये न्यूट्रिएंट इस प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग however is yet not feasible। एस्ट्रोनॉट में यूज़ इट फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल। कहता है अभी तक इस ज़मीन पर फार्म, हाइड्रोपोनिक फार्म नहीं बनाया, लेकिन इसको हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को कौन यूज़ कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं जो खुला में जाते हैं ना, दूसरे सियारों में। मतलब कि अभी चाँद पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि वहाँ ज़िंदगी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो कहते हैं कि जो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है वो एस्ट्रोनॉट यूज़ कर सकते हैं किस मकसद के लिए, ताकि दूसरे सियारों पे क्या ग्रो करवाया जा सके, डिफरेंट वेजिटेबल्स ग्रो करवाई जा सकें। ये इसका हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का एक इस्तेमाल था। ये डिफरेंट हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है, ये एरोपोनिक, ये डीप वाटर कल्चर, ड्रिप सिस्टम, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। ठीक है, ये देखें इसमें रूट्स पानी में डिप नहीं की हुई है, बल्कि एक शावर की मदद से इन्हें न्यूट्रिएंट्स पानी में मिला के दिए जा रहे हैं। इस डीप वाटर कल्चर में रूट्स डायरेक्टली पानी के अंदर डिप की हुई हैं, और ये पानी के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स डाले हुए हैं जिनका हमने पता लगाना है
कि ये प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं है। इसी तरह ये दूसरी टेक्निक्स हैं, ड्रिप सिस्टम एंड न्यूट्रिएंट सिस्टम, ये डिफरेंट टेक्निक थी टिश्यू हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की। आगे बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड में अगला यूज़ है फूड प्रिजर्वेशन, कि फ़ूड को हम स्टोर कैसे कर सकते हैं। कहता है डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन हैव बीन डेवलप्ड फॉर प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम स्पॉइलेज एंड फॉर इट्स यूज एंड ट्रांसपोर्ट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डैमेजिंग इट्स क्वालिटी। कहता है हमने फूड को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट टेक्निक को यूज़ किया। क्यों यूज़ किया कि ताकि फूड ख़राब ना हो सके, ठीक है, खुराक जो हम खाते हैं वो ख़राब ना हो सके और उसको एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफ़र किया जा सके। जैसा कि अभी टमाटर वगैरह हो गए, या हमारे मुल्क से जाते हैं आम वगैरह दूसरे मुल्कों में जाते हैं, चावल वगैरह जाते हैं, तो उन्हें क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्व करके दूसरे ममालिक में भेजा जाता है ताकि वो ट्रांसपोर्ट के दौरान क्या ना हो, स्पॉइलेज ना हो, ख़राब ना हो। इसी तरह हम घरों में भी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। जैसे हम खाना खाने के बाद जो बच जाता है उसे फ्रीज़र में रख देते हैं, वो भी क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं ताकि फूड ख़राब ना हो। कहते हैं इसी तरह हम अचार वगैरह डालते हैं, वो भी किस लिए डालते हैं, ताकि उसको क्या किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके और एक लंबे अरसे के लिए यूज़ किया जा सके। ये देखा होगा आपने आम को अगर 2 से 3 दिन ऐसे रख दिया जाए या हफ्ता 2 हफ्ते बाद वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन जब हम उसका अचार डालते हैं, डिफरेंट सॉल्ट्स वगैरह उसमें यूज़ करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है। तो इसको फिर हम एक लंबे अरसे के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह कहता है कि अगर हम मिल्क को प्रिजर्व करेंगे, ठीक है, दूध या उससे बनने वाली जो चीज़ें हैं उसको हम प्रिजर्व करेंगे, तो उसको हम किसका नाम देते हैं, पास्चराइजेशन। ये एक स्पेशल टर्म यूज़ कर दी गई है मिल्क के लिए, कि अगर हम मिल्क को प्रिजर्व करेंगे, स्टोर करेंगे, तो उसको किसका नाम देंगे, पास्चराइजेशन। वन ऑफ दिस इज पास्चराइजेशन डिवेल्प बाय लोइस पास्चर। इस टेक्निक को किसने डिवेल्प किया, लोइस पास्चर ने। इट इज़ बीइंग वाइडली यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। कहते हैं इस टेक्निक में किसको स्टोर किया जाता है, किसको प्रिजर्व किया जाता है, दूध और उससे बनने वाली डिफरेंट प्रोडक्ट्स को स्टोर किया जाता है, और इस टेक्निक को किसका नाम देते हैं, पास्चराइजेशन। ये आपने देखा होगा कि जो हम मिल्क पैक या ऑल पर्स वगैरह डिफरेंट दूध के डब्बे होते हैं, उनमें एक सिल्वर सी लेयर होती है डब्बे के अंदर, वो किस मकसद के लिए होती है, दूध को प्रिजर्व करने के लिए। ये तस्वीर दिखाई हुई हैं, ये अचार आम का नींबू है। इसी तरह डिफरेंट अचार वगैरह हैं जिनको क्या किया गया है, प्रिजर्व किया गया है ताकि इनको एक लंबे अरसे के लिए यूज़ किया जा सके। इसी तरह पास्चराइजेशन की एग्जांपल है, मिल्क को हम स्टोर करते हैं, ठीक है, किस लिए स्टोर करते हैं, कि पास्चराइजेशन हेल्प किलिंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को दूध के अंदर नहीं शामिल होने देता। इसी तरह पास्चराइजेशन मेंटेन द टेस्ट ऑफ मिल्क, ये जो दूध का टेस्ट होता है उसको ख़राब नहीं होने देता। पास्चराइजेशन हेल्प अवॉइड हेल्थ हैज़र्ड एंड फूड पॉइजनिंग। पास्चराइजेशन से हमारी हेल्थ को भी कोई नुकसान नहीं होता और फूड पॉइजनिंग नहीं होती। आगे नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज़ कंट्रोल। देयर हैव बीन फैंटास्टिक प्रोग्रेस इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल। कहते हैं बायोलॉजी की वजह से हमने हेल्थ की जो डिपार्टमेंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा तरक्की की है। हमने डिफरेंट डिजीज़ को डिफरेंट बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। देर आर थ्री बेसिक टाइप्स थ्रू विच वी कैन कंट्रोल डिफरेंट डिजीज़। पहली है प्रिवेंटिव मेजर्स, दूसरी है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, और तीसरी है ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स हम डिज़ीज़ हमें होने से पहले हम अपने आप को बचा लेते हैं। जैसे आजकल ये वबा आई हुई है कोविड-19, ठीक है, इससे
हमें अभी बहुत से लोगों को अभी हुई नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले ही उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट मास्क यूज़ कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स। बीमारी होने से पहले किसी बीमारी से बचना, उसे क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स। कहते हैं बायोलॉजी की वजह से हमें डिफरेंट डिजीज़ के जो कॉजेज़ है उसका पता चल गया, फिर हम उस वजूहत से बचकर उस बीमारी से बच सकते हैं। इधर उसने दो तीन एग्जांपल दिए है, उसे डिस्कस करते हैं। कहता है एडवांस इन बायोलॉजिकल साइंस है प्रोवाइडेड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ डिजीजेज एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कहता है बायोलॉजी ने हमें डिफरेंट बीमारियों के जो वजूहत है कि ये किस वजह से फैलती हैं वो भी बता दी हैं, और देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसफ़र होती हैं वो भी बता दी हैं। फॉर एग्जांपल एड्स। एड्स की एक बीमारी है जिसे किस एड्स का एब्रीवेशन क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एमसीक्यू पूछा जाता है। एड्स इज एब्रीवेटेड ऑफ एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू HIV ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरसेस की वजह से होता है। और इसकी वजह क्या है कि ये फैलता किस वजह से है, इस स्प्रेड थ्रू फ्री सेक्सुअल कंटैक्ट। कहता है फ्री सेक्सुअल कंटैक्ट, ये मतलब कि एक शख्स डिफरेंट एक ही शख्स डिफरेंट लोगों के साथ अगर सेक्स कर रहा है और उस शख्स को क्या है, एड्स है, तो वो एड्स की बीमारी तमाम उन लोगों में फैल जाएगी जो उसके साथ क्या कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। उसके बाद थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कहता है हम लोग अक्सर क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं, डोनेट करते हैं। अगर उस जो डोनेट कर रहा है उसको एड्स होगा तो वो बीमारी दूसरे पेशेंट में भी चली जाएगी। इसलिए हम ब्लड डोनेट करने से पहले डिफरेंट टेस्ट वगैरह करते हैं कि इस पेशेंट को कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। अगर बीमारी नहीं होगी तो फिर उसको क्या कर दिया जाता है, डोनेट किया जाता है। इसी तरह कहता है बाई यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। कहते हैं जो ये सिरिंज है, डिफरेंट जो डॉक्टर्स हैं वो अपने पैसे बनाने के लिए एक ही सिरिंज डिफरेंट पेशेंट्स को लगा देते हैं। अगर उनमें से एक पेशेंट को भी एड्स है तो उसके बाद जो वो सिरिंज अगर किसी और पेशेंट को यूज़ होगी तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, एड्स होने का ख़तरा है। इसी तरह सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कहता है कि डॉक्टर हजरात अपने आलात को एक पेशेंट को ऑपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर उस पेशेंट को एड्स है तो उसके बाद अगर वो अपने इंस्ट्रूमेंट को वॉश नहीं करते अल्कोहल वगैरह के साथ, तो नेक्स्ट पेशेंट जिसका भी वो ऑपरेट करेंगे उसको भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। इसलिए कहता है कि हमें प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार करने चाहिए कि इन तमाम चीज़ों से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। नई सिरिंज यूज़ करनी चाहिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को दूसरे पेशेंट को लगाने से पहले अच्छी तरह वॉश करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल दी हुई है, therefore doctors advise us to take precaution on these fronts so that we don't contact the disease which is present incurable। कहता है इसलिए हमें इन तमाम काज़ी से बचना चाहिए क्योंकि इस बीमारी का क्या नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरी एग्जांपल है, कहता है सिमिलरली हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय एच वायरस। कहता है हेपेटाइटिस किस वजह से होता है, ड्यू टू एच वायरस which is spread through blood transfusion by using contaminated syringes and surgical instrument। कहता है इसकी भी बात वही है कि हम अगर एक ही सिरिंज डिफरेंट पेशेंट्स पे यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। इसी तरह सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो लात वगैरह ऑपरेशन के लिए, अगर वही उसको वॉश किए बगैर या उसको चेंज किए बगैर इस्तेमाल करते रहेंगे तो इसकी वजह से दूसरे पेशेंट को क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है। इन दिस केस आल्सो डॉक्टर advises us to be careful and avoid the point of contact। रेफरेंस FSC पार्ट 1 बायोलॉजी लाहौर बोर्ड, पेज नंबर था 11। आज के लिए आपकी असाइनमेंट है, राइट अ नोट ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ डिजीजेस एंड व्हाट इज़ हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, राइट इट्स यूजेस। थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।